अस्सलाम वालेकुम। मैं बशर शीर मॉडल साइंस कॉलेज की तरफ से बायोलॉजी का लेक्चर। बेटा पीछे हमने लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे, कुछ लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रह गए हैं, वो हम आज डिस्कस करेंगे। पीछे हमने पढ़ा था बेटा कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो आपस में इकट्ठे होते हैं तो एटम्स बनते हैं एलिमेंट्स के। और जब एटम आपस में कंबाइन होते हैं बॉन्डिंग के जरिए तो मॉलिक्यूल बनते हैं। मॉलिक्यूल के इकट्ठा होने से ऑर्गेनेल्स बनते हैं। ऑर्गेनेल्स जो है वो इकट्ठा काम करें मिलकर तो उससे सेल बनते हैं। और एक जैसे सेल जब एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो उससे टिश्यूज बनते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट लेवल है बेटा वो है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये दो लेवल हमने अभी जो है वो डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हम बेटा ऑर्गन लेवल की बात करते हैं कि ऑर्गन लेवल वो वाला लेवल है जिसमें मुख्तलिफ टिश्यूज जो मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन उनके जो काम होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे के मुतलका काम होते हैं। और जब वो मिलकर काम करते हैं मुख्तलिफ टिश्यूज एक ही जगह पर रहकर तो एक स्ट्रक्चर बना देते हैं जिस स्ट्रक्चर को हम ऑर्गन कहते हैं। और ये ऑर्गन जो होगा बेटा इनके इकट्ठा मिलकर काम करने से ज़्यादा एफिशिएंटली मौसर अंदाज से काम करता है। मिसाल है जो स्टमक है, मैदा है हमारा, वो मिलकर बना हुआ है सेक्रेटरी एपिथेलियम से और मस्कुलर टिश्यू से। जो सेक्रेटरी एपिथेलियम है, ऐसी एपिथेलियम मैदे की जो लाइनिंग है जो सेक्रीशन करती है, कुछ रतूबत खारिज करती है, इसके अंदर जो सेल मौजूद होते हैं वो असल में ग्लैंड्यूलर सेल्स होते हैं। ग्लैंड्यूलर सेल्स, ग्लैंड उन बेटा सेल्स को या टिश्यू या ऑर्गन को कहते हैं जो कुछ ना कुछ चीज बनाकर उसको सिक्रीट करते हैं, खारिज करते हैं। तो जो मैदे की सेक्रेटरी एपिथेलियम के ग्लैंड्यूलर सेल्स हैं वो असल में गैस्ट्रिक जो जूस है उसे बनाकर खारिज करते हैं ताकि खुराक की डाइजेशन की जा सके। दूसरा जो टिश्यू है बेटा वो है मस्कुलर टिश्यू। और जो मस्कुलर टिश्यू है वो मसल से मिलकर बना है, नाम से जाहिर है। और जो मसल का काम है बेटा वो है कॉन्ट्रैक्शन। ये सिकुड़ने और फैलने की सलाहियत रखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बेटा। और उससे क्या होगा बेटा कि जो स्टमक वॉल्स हैं उनको ये क्या करते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सुकेरते हैं। अब दोनों टिश्यू जो हैं एक ही मैदे के अंदर मौजूद हैं, अलग अलग काम कर रहे हैं। एक का काम है जूस खारिज करना, दूसरे का काम है मैदे की दीवारों को सुकेरना। लेकिन दोनों के काम आपस में रिलेटेड हैं क्योंकि दोनों ही जो बेटा ये जो फंक्शंस हैं वो जरूरी हैं खुराक को हजम करने के लिए, डाइजेशन के लिए। और मैदे के अंदर खुराक का जो प्रोटीन वाला हिस्सा है सिर्फ वो डाइजेस्ट होता है, बाकी लिपिड और जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। कार्बोहाइड्रेट तो मुंह से स्टार्ट हो जाता है डाइजेस्ट होना, पार्शियली डाइजेस्ट होता है। इस तरह प्रोटीन जो होगी वो पार्शियली डाइजेस्ट हो जाएगी स्टमक में। प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट बाकी सारे जो तरह के जो फूड मटेरियल्स हैं वो असल में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट होते हैं। चलिए खैर हम बात करें बेटा गैस्ट्रिक जूस और कॉन्ट्रैक्शन की। हैं फंक्शन दोनों डिफरेंट लेकिन एक ही प्रोसेस की तकमील के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कैसे बोला बेटा, जूस खारिज होगा, जूस प्रोटीन के ऊपर जब रिलीज होगा तो ये जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम है वो इस प्रोटीन को हजम करना शुरू कर देंगे। लेकिन जो मैदे की जब दीवारें सिकुड़ेंगी और फैलेंगी तो यही वाला जो जूस होगा, ये जो गैस्ट्रिक जूस है, इसके जो एंजाइम है वो खुराक के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे। तो उससे हुआ क्या बेटा कि जो मैदे का जो फंक्शन है, क्या काम है इसका, प्रोटीन की डाइजेशन, ये अच्छी तरह से हो रहा है कब, जब ये मुख्तलिफ उसके टिश्यूज मिलकर काम करें। कैसे, क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली भी, मिकदार के लिहाज से भी बेटा और क्वालिटी के लिहाज से भी, दोनों तरीके से ज्यादा एफिशिएंट मुअस्सर तरीके से ये काम हो रहा है। कैसे बोला, अपन करोगे सिर्फ जो है बेटा गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा। अगर अकेला गैस्ट्रिक जूस खारिज होगा, स्टमक की जो दीवारें हैं वो सिकुड़ेगी नहीं, तो जो गैस्ट्रिक जूस है बेटा वो खुराक के साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। जब अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा तो इसका मतलब है बेटा कि जो खुराक जो होगी वो कम डाइजेस्ट होगी, और कम डाइजेस्ट होगी ये क्वांटिटेटिवली लेस एफिशिएंट होगा।
और इसके अलावा कम डाइजेस्ट होने के बजाय के साथ साथ अच्छी तरह डाइजेस्ट भी नहीं होगी और थोड़ी बहुत डाइजेस्ट होगी, ज्यादा डाइजेस्ट नहीं होगी। इसका मतलब क्या है कि ये क्वालिटेटिवली भी एफिशिएंट फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा हमारा जो स्टमक है। इस तरह अगर अकेला मैदे की दीवारें ही सुकड़ती फैलती रहें, गैस्ट्रिक जूस खारिज ना हो, फिर भी खुराक जो है वो डाइजेस्ट अच्छी तरह से नहीं होगी। लेकिन जब ये दोनों काम इकट्ठे होते हैं, मिलकर काम होते हैं, तो फिर जो है वो खुराक क्वालिटेटिवली भी और क्वांटिटेटिवली दोनों तरीके से अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो जाती है। ज्यादा मिकदार में होती है और ज्यादा अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। अब इसका मतलब ये जो है बेटा कि ऑर्गन जो होगा वो उसका बनना बहुत अहम है, उसकी सिलेक्टिव वैल्यू है, किस लिए, किसी भी फंक्शन को अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। अब अगर हम बात करें पौधों और जानवरों दोनों के दरमियान जो बेटा क्या फर्क है ऑर्गन के लिहाज से, तो जो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो पौधों के अंदर लेस डेफिनेट है, कम मखसूस है, यानी कि बहुत कम ऑर्गन हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। जानवरों के अंदर पौधों की निस्बत ज्यादा इकसाम के और ज्यादा तादाद में ऑर्गन पाए जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम पौधों के अंदर ये 4-5 ही ऑर्गन जो हैं उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं जिनके क्लियर कट फंक्शन हैं। वो ऑर्गन कौन से हैं? पहले तो पौधे की रूट्स हैं, जड़ें हैं। जो जड़ें हैं बेटा उनका काम है एंकरिंग, पौधे को जमीन में गाड़ना, और जड़ें ये काम करती हैं, दूसरे ऑर्गन ये काम नहीं करते। इसके अलावा जो बेटा स्टोरेज, फूड को स्टोर करती हैं जड़ें। कुछ पौधों की हम जड़ें खाते हैं जिनके अंदर खुराक जमा हुई होती है। हमने हमारा आम मुशाहिदा बेटा कि कई पौधे ऐसे हैं जिनको हम ज़मीन से जब वो निकालते हैं तो ज़मीन के अंदर वाला जो हिस्सा है वो हम खाते हैं, तो वो ज़मीन के अंदर वाले हिस्से में खुराक जमा होती है। कुछ पौधों के स्टेम, अंडरग्राउंड स्टेम में, और कुछ पौधों की अंडरग्राउंड जो रूट्स हैं उन रूट्स के अंदर खुराक जमा होती है, वही हम खाते हैं। ठीक है बेटा, जैसे कि आलू वगैरह है या इस तरह की जो शकरकंदी वगैरह, इस तरह की जो चीज़ें बेटा जो ज़मीन के अंदर मौजूद हैं वो हम खाते हैं। वो असल में पौधों ने खुराक ही स्टोर की होती है अंडरग्राउंड पार्ट्स में। इसके अलावा पौधों का काम है एब्जॉर्प्शन करना, जज़ब करना किन किन चीज़ों को। ये वाटर को भी एब्जॉर्ब करती हैं जड़ें, प्लस जो मिनरल्स हैं जिनकी पौधों को ज़रूरत है उनको ये जड़ें एब्जॉर्ब करती हैं, और इसके अलावा फिर ये ट्रांसपोर्ट कर देती हैं जो हवा में हिस्से होते हैं पौधे के उन तक। दूसरा जो बेटा ऑर्गन हम पौधों के अंदर जो है बेटा देख सकते हैं वो है शूट या स्टेम। जो जमीन से बाहर वाला हिस्सा है पौधे का वो शूट कहलाता है, और जिसके अंदर शाखें वगैरह सारी चीज़ें शामिल हैं। लेकिन वो शूट का वो वाला हिस्सा जो बिल्कुल पौधे के सेंटर में होता है, ब्रांची से हटकर, उसे हम स्टेम भी कह देते हैं। तो जो शूट है बेटा उसका काम है पूरे पौधे के जिस्म को सहारा देना, उसको खड़ा करना। जैसे हमारे जिस्म में रीढ़ की हड्डी हमें सीधा खड़ा होने में मदद देती है, इसी तरह पौधों के अंदर जो शूट है वो पौधों को सपोर्ट मुहैया करती है। इसके अलावा लीव्स हैं बेटा, पत्ते। ये पत्ते क्या करते हैं बेटा? फूड प्रिपरेशन करते हैं, खुराक की तैयारी करते हैं। फोटोसिंथेसिस के जरिए पौधों के लिए खुराक तैयार करते हैं जो पत्ते हैं। तो ये पत्ते जो है वो पौधे की फूड की फैक्ट्रियां हैं। तो पौधे के लिए खुराक जो है बेटा वो पत्तों में तैयार होती है। इस तरह जो फ्लावर्स हैं या दूसरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनका काम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बेटा उसके अंदर हिस्सा लेना। ये हम मैटर में पढ़ चुके हैं बेटा कि जो पोलन ग्रेन है वो मेल पार्ट से जो है वो फीमेल पार्ट पर मुंतकिल होते हैं। उसके बाद स्पर्म और एग की फर्टिलाइजेशन होती है और बीज वगैरह बनते हैं, उससे जो है वो पौधे अपनी तादाद बढ़ाते हैं। और इस तरीके का जो रिप्रोडक्शन का तरीका है पौधों में, इसे हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जो फ्लावर्स क्या है बेटा वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो ज्यादा से ज्यादा इतने ही ऑर्गन हम महसूस कर सकते हैं पौधों के अंदर, लेकिन जानवरों के अंदर बहुत ज्यादा तादाद के अंदर ऑर्गन मौजूद होते हैं। वजह यह बेटा कि पौधों ने क्योंकि कम फंक्शन परफॉर्म करने हैं और जानवरों ने बहुत ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं अलग अलग तरह के। अब आगे ऑर्गन जब बेटा मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, लेकिन ऑर्गन सिस्टम जो है बेटा वो एनिमल्स में बनता है, पौधों के अंदर ऑर्गन सिस्टम नहीं पाए जाते।
तो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम जानवरों में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। वजह ये बेटा कि इन्होंने ज़्यादा रेंज के जो है वो फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी होती हैं। जैसे कि हमने बेटा सोचना भी है, देखना भी है, बोलना भी है, चलना फिरना भी है, लेकिन पौधे इस तरह के फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। इस वजह से पौधों के अंदर ऑर्गन भी कम है और ऑर्गन सिस्टम भी कम पाए जाते हैं। जी बेटा, अब नेक्स्ट लेवल की तरफ चलते हैं हम बेटा, वो है इंडिविजुअल लेवल या फिर होल ऑर्गेनिज्म लेवल। तो बेटा पौधों के अंदर ऑर्गन्स असेंबल होते हैं, एग्रीगेट होते हैं, अरेंज होते हैं और वो बना देते हैं पूरे का पूरा जानदार यानी कि होल ऑर्गेनिज्म यानी कि होल इंडिविजुअल। क्योंकि पौधों में ऑर्गन सिस्टम नहीं है, जानवरों के अंदर ऑर्गन सिस्टम होते हैं, इसलिए से जानवरों में ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और जो ऑर्गन सिस्टम है वो मिलकर पूरे जो जानवर जो है बेटा उसका जिस्म बनाते हैं, असेंबल होकर बेटा। जी, ऑर्गन सिस्टम की मिसाल रह गई जैसे बेटा फर्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ही है, खुराक को हजम करने वाला जो निज़ाम है बेटा वो मिलकर बना हुआ है। हमारे जो टीथ हैं, टंग है, हमारे एसोफेगस आ जाती है, फेरिंग्स एसोफेगस है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके अलावा जो लीवर है और पैंक्रियाज वगैरह वो भी मदद करते हैं हमारे पूरा जो है डाइजेस्टिव सिस्टम के बनने में और खुराक को हजम करने। तो प्रोसेस है खुराक का डाइजेस्ट करना, उस प्रोसेस के दौरान कई फंक्शन परफॉर्म करने हैं और वो फंक्शन अलग-अलग ऑर्गन परफॉर्म करें। जैसे दांतों का फंक्शन है वो खुराक को तोड़कर छोटे टुकड़ों में तकसीम करते हैं, जो टंग है वो सलाइवा के साथ खुराक को मिक्स करते हैं, सलाइवरी ग्लैंड भी इसमें आते हैं, वो सलाइवा रिलीज करते हैं। तो इसके बाद स्टमक जो है बेटा उसमें प्रोटीन की थोड़ी सी डाइजेशन हो जाती है, माउथ में जो सलाइवा है वो कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी सी डाइजेशन कर देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तकरीबन सारी खुराक हजम भी हो जाती है और हजमशुदा खुराक खून में जज़ब भी हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर मिनरल और पानी वो अब्जॉर्ब होते हैं और जो वेस्ट रह जाता है वो फीसिस के तौर पर फिर स्टोर होता है और उसके बाद एक्सपेल कर दिया जाता है। तो ये सारे जो हिस्से जो खुराक को प्रोसेस कर रहे हैं, खुराक की डाइजेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, सारे हिस्से अलग-अलग फंक्शन परफॉर्म करके तो ये मिलकर एक निज़ाम बना रहे हैं खुराक को हजम करने का, जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो मुख्तलिफ ऑर्गन भी मिलकर काम करते हैं एक प्रोसेस की तकमील के लिए। जी बेटा, और ये होता है जानवरों में, पौधों में ऐसा नहीं होता। उसके बाद बेटा जो इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म है वो इंडिविजुअलिटी रखता है, इनफरादियत रखता है, मतलब हर जानदार दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होता है। मसलन इंसानों की बात कर लें, एक इंसान है जैसे मैं हूँ या आप हैं, कोई भी दूसरा इंसान दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसमें सारी की सारी खूबियाँ आपके जैसी हों या मेरे जैसी हों। कुछ खूबियाँ मुश्तरक हो सकती हैं जो माँ बाप से या किसी और रिश्तेदारों में मुश्तरक हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी की सारी खूबियाँ क्या हों बिल्कुल एक जैसी। तो हर जो जानदार है वो करैक्टरिस्टिक्स के लिहाज से, खूबियों के लिहाज से इंडिविजुअलिटी रखता है, मतलब वो दूसरे जानदारों से मुख्तलिफ होता है। इवन के सेम स्पीशीज का ही हर जानदार उसी स्पीशीज के दूसरे जानदारों से भी मुख्तलिफ है, जैसे इंसान दूसरे इंसानों से मुख्तलिफ होता है एक इंसान। जी बेटा, जो इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म लेवल है उस पर कोऑर्डिनेशन होती है, ताउन होता है, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, उनके दरमियान में आपस में कोऑर्डिनेशन होती है, ताउन होता है। एक जो है वो जिस्म का हिस्सा फंक्शन परफॉर्म करता है तो उससे वो दूसरे हिस्से को मदद मिलती है, और दूसरा जो काम करता है तो तीसरे को मदद मिलती है, सारे हिस्से मिलकर आपस में काम करते हैं। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, जैसे कि अगर हमने ज़्यादा वर्जिश करनी हो, ज़्यादा तेज़ जो है वो दौड़ना हो या कोई सख्त काम करना हो, तो सख्त काम करने के लिए या हम मिसाल लेते हैं हमने तेज़ दौड़ना है, तेज़ दौड़ने के लिए हमारे जो मसल्स हैं वो सिर्फ काम करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, हमारी हड्डियों को जो है बेटा वो पुल और पुश करते हैं जिससे हम दौड़ते हैं। अब मसल जो है बेटा जब वो पहले नॉर्मल काम कर रहे थे तो उनको कम एनर्जी चाहिए थी, अब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। जब ज़्यादा एनर्जी चाहिए बेटा तो एनर्जी जो है वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से हासिल करते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान वो खुराक को तोड़ते हैं ऑक्सीजन की मदद से और उससे फिर वो एनर्जी हासिल करते हैं। तो अगर मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसका मतलब उसको ज़्यादा खुराक चाहिए और ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, और ज़्यादा खुराक और ज़्यादा ऑक्सीजन मुहैया करने के लिए हमारा दिल जो है बेटा वो तेज़ी से धड़कना शुरू हो जाता है ताकि ज़्यादा तेज़ी से खून को धकेला जाए और खून के अंदर मौजूद जो खुराक है या ऑक्सीजन मिक्स होती है वो मसल तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे।
और ज़्यादा ऑक्सीजन के लिए हमारे जो बेटा वो रिब्स के मसल और डायफ्राम वो भी तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, हमारा सांस तेज़ हो जाता है और सांस के तेज़ होने से ज़्यादा ऑक्सीजन खून में जाती है और फिर ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मसल तक पहुँचती है। तो ये बेटा एक कोऑर्डिनेशन की एक मिसाल है। तो काम कर रहे हैं सिर्फ मसल, लेकिन मसल के काम जो है वो सर अंजाम देने के लिए दिल भी मदद कर रहा है और जो फेफड़े हैं, पसलियों की मसल वगैरह है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो भी मसल की मदद कर रहा है उनको अपना काम अच्छे तरीके से परफॉर्म करने के लिए। जी बेटा, तो कोऑर्डिनेशन दो तरह से हो सकती है, एक हार्मोनल कोऑर्डिनेशन है और दूसरे नंबर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन है। हार्मोन बेटा वो केमिकल होते हैं जिनके जरिए जिस्म का एक हिस्सा पैगाम भेजता है जिस्म के दूसरे हिस्से को। मिसाल के तौर पर अगर हमने अभी खुराक खाई है, हमारे खून में ग्लूकोज का जो लेवल है वो नॉर्मल से बढ़ जाएगा। जब नॉर्मल से बढ़ जाएगा बेटा तो जो पैंक्रियाज है वो इस ग्लूकोज के बढ़े हुए लेवल के रद्द-ए-अमल के तौर पर इंसुलिन खारिज करेगा। इंसुलिन हार्मोन है, केमिकल मैसेंजर है, पैगाम है लिवर के लिए, जिगर के लिए। जब इंसुलिन खून में आएगा तो जिगर को पता चल जाएगा कि खून में ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो रही है, तो वो ग्लूकोज को अपने अंदर स्टोर करना शुरू कर देगा ग्लाइकोजन की शक्ल में। तो इस तरह से क्या हो गई है बेटा, हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। पौधों के अंदर तो बेटा कोऑर्डिनेशन सिर्फ हार्मोन के जरिए ही होती है। तो मुख्तलिफ ग्रोथ हार्मोन है या रेगुलेटरी हार्मोन है जो पत्ते के लगने झड़ने या फूलों के लगने झड़ने, फलों के बनने और बीज के उगने वगैरह को मुख्तलिफ प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, और ये प्रोसेस जो है वो काफ़ी स्लो होता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन का प्रोसेस काफ़ी स्लो है, पहले हार्मोन ने बनना है, फिर रिलीज होना है, दूसरे हिस्से तक पहुँचना है, तो टाइम लगता है। यही जानवरों में भी होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन और प्लांट में भी हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होती है। लेकिन दूसरा तरीका है नर्वस कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारा जो दिमाग है, स्पाइनल कार्ड है, वो शामिल है कोऑर्डिनेशन करवाने के लिए, जिस्म के एक हिस्से से पैगाम जिस्म के दूसरे हिस्से तक पहुंचाने के लिए। और नर्वस कोऑर्डिनेशन सिर्फ एनिमल्स में होती है, जानवरों के अंदर ही होती है, पौधों के अंदर नर्वस कोऑर्डिनेशन मौजूद नहीं है। इसके अलावा बेटा इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म एज अ होल मिलकर काम करता है, सारे उसके जिस्म के हिस्से, और माहौल में इर्द गिर्द में होने वाली जो तब्दीलियां हैं उनके खिलाफ पूरे का पूरा जानदार जो है वो रिस्पॉन्ड करता है एज अ होल। अगर जिस्म का एक हिस्सा मुतासर है, एक हिस्सा तकलीफ में है, तो बाकी हिस्से जो होंगे वो भी नॉर्मल नहीं होंगे। तो एज अ होल पूरा जानदार रिस्पॉन्ड करता है माहौल में तब्दीली का। जी बेटा, ये इंडिविजुअल लेवल था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेवल है वो पॉपुलेशन लेवल है। पॉपुलेशन का लफ्ज़ी मतलब जो है बेटा वो आबादी होते हैं, और बायोलॉजी के हिस्से में आबादी या पॉपुलेशन से मुराद है ऐसा ग्रुप जानदारों का जिसमें सारे जानदार एक ही स्पीशीज के हों। एक ही स्पीशीज में से मुराद वो वाले जानदार जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, ऐसे बच्चे पैदा कर सकें जो आपस में मजीद बच्चे पैदा करने की सलाहियत रखते हैं। तो एक ही स्पीशीज के जानदारों का ग्रुप जो एक ही जगह में एक ही वक्त में रह रहे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया था। फर्ज करो हमारे जो टीम मोड के अंदर जितने 10,000 इंसान हैं, तो पॉपुलेशन जो इंसानों की वो कितनी है, 10,000। इंसान के साथ जो बेटा इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकता है, तो इंसानों की पॉपुलेशन होगी। इस तरह जो फर्ज करो कीकर के पौधे हैं वो 5,000 हैं, तो ये कीकर के पौधों की पॉपुलेशन होगी। जी बेटा, तो खूबियाँ एट्रीब्यूट्स क्या हैं? तो वैसे तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी इंडिविजुअल को ही पढ़ते हैं, पॉपुलेशन लेवल पर भी पॉपुलेशन में इंडिविजुअल को ही पढ़ते हैं, लेकिन पॉपुलेशन लेवल इंडिविजुअल लेवल से थोड़ा सा हायर लेवल है। वजह क्या है बेटा? क्योंकि इसमें हम सिर्फ एक ही जानदार को पढ़ रहे हैं, लेकिन हम इसमें बेटा एक ही स्पीशीज के कई जानदार जो होंगे उनके ग्रुप को पढ़ रहे हैं, और सिर्फ उन खूबियों को पढ़ते हैं जो जानदारों के इकट्ठा होने से, मुश्तरक का जगह पर रहने की वजह से वजूद में आती हैं। वो खूबियाँ कौन कौन सी बेटा? जीन फ्रीक्वेंसी। जीन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट का मतलब होता है अक्सर, तो जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद है बेटा कि एक पॉपुलेशन में कौन सी जीन कितनी फ्रीक्वेंट है या कितनी ज़्यादा पाई जा रही है, कितनी दफ़ा है। मसलन फर्क करो कि हमारे पास मटर के पौधे हैं, और मटर के जो पौधे हैं ठीक मोड की पॉपुलेशन के अंदर मटर के जो पौधे हैं वो टोटल 10,000 पौधे हैं, उनमें से फर्क करो कि 6,000 जो है बेटा वो लंबे कद के हैं, बाकी 4,000 जो हैं वो छोटे कद के। तो उन लंबे कद में भी हमने देखना है बेटा कि दोनों जो लीव्स हैं या जीन हैं वो लंबे कद की हैं या एक छोटे कद के या एक लंबे कद के। हम मिसाल ले लेते हैं, फर्ज करो बेटा इस 10,000 जो है वो आबादी के जो पौधों के अंदर
फर्ज करें कि जो 5000 जो जीन या 6000 जो जीन है वो लंबा कद करवाने वाली है, तो हम कहेंगे कि लंबे कद की जीन की फ्रिक्वेंसी यही 5000 या 6000 है जी। वैसे परसेंटेज वगैरह में इसको हम बताते होते हैं कितने परसेंट जो है वो कौन सी जीन या उसकी जो है बेटा वो लिमिट पाई जाती है। उसके बाद बेटा जीन फ्लो, जीन फ्लो, फ्लो का मतलब होता है बहाव, और जीन फ्लो से मुराद होगी बेटा कि कुछ जानदार अगर एक पॉपुलेशन को छोड़कर किसी दूसरी पॉपुलेशन में चले जाएं, जैसे फर्ज करो कि हमारे जो है ठीक बोर्ड में 10,000 इंसान रह रहे हैं, उनमें से 2,000 यहाँ से लाहौर शिफ्ट हो जाएं, तो वो 2,000 जो इंसान गए हैं वो अपने साथ साथ जीन्स को भी ले गए, तो जीन का फ्लो हुआ, एक पॉपुलेशन से जीन की फ्रिक्वेंसी कम हो गई है और दूसरी जो है बेटा उसमें जीन की फ्रिक्वेंसी क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई। और जीन दोबारा से हम रिवाइज कर लेते हैं, जीन असल में डीएनए के वो वाले हिस्से हैं जो मखसूस प्रोटीन के बनने को कंट्रोल करते हैं, पॉलीपेप्टाइड को के बनने को कंट्रोल करते हैं। अगर वो पॉलीपेप्टाइड मखसूस फंक्शन भी परफॉर्म करा तो उसको हम प्रोटीन, तो जीन जो है वो प्रोटीन बनने को कंट्रोल करते हैं, और फिर प्रोटीन आगे से हर जानदार की जो हर तरह की जो खूबी है जो जीन के कंट्रोल में होती है, जो विरासती खूबी है उसके बनने को कंट्रोल करते हैं। तो जैसे जीन होगी वैसे प्रोटीन तैयार होगी, जैसी प्रोटीन तैयार होगी वैसे ही किसी जानदार के अंदर खूबियाँ होंगी जी बेटा। उसके बाद है एज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन जो बेटा तकसीम को कहते हैं। तो पॉपुलेशन में हमने देखना है बेटा एज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। एज डिस्ट्रीब्यूशन से मुराद यहाँ पर होगी कि 10 साल तक, फर्ज कर इंसानों की बात कर लेते हैं, 10 साल से कम कम कितने इंसान रह रहे हैं एक जगह पर, और 10 से 30 के दरमियान सालों के दरमियान में कितने लोग रह रहे हैं, और 80 साल से ज़्यादा उम्र के कितने लोग रह रहे हैं। तो इससे हमें एज डिस्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा हो जाता है बेटा कि जो पॉपुलेशन है ये वल्नरेबल है या स्टेबल है, आगे चलकर इसको ख़त्म होने का ख़तरा है या नहीं है। मसलन अगर एक पॉपुलेशन है उसके अंदर जो बेटा 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग या जानवर ज़्यादा हैं, बड़ी उम्र के जानवर ज़्यादा हैं, और छोटे बच्चे या जो नौजवान वाले हैं उम्र के वो जानवर या जानदार इंसान कम हैं, तो हम कहेंगे कि ये पॉपुलेशन इसको ख़त्म होने का ख़तरा है, क्योंकि बच्चे कम पैदा हो रहे हैं या कम जवान हो रहे हैं और बूढ़े ज़्यादा हैं जी बेटा। आगे बेटा पॉपुलेशन की डेंसिटी, डेंसिटी कहते हैं बेटा वैसे उर्दू में कसाफत को, और ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में मैस पर यूनिट वॉल्यूम, तो कितनी जगह में किसी चीज़ का कितना मैस है, तो ये असल में डेंसिटी होती है। लेकिन यहाँ पर बायोलॉजी में पॉपुलेशन डेंसिटी से क्या मुराद होगी कि कितनी जगह में कितने जानदार रह रहे हैं। मसलन फर्क करो एक जगह वहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह में थोड़े जो है वो जानवर रह गए, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर उन जानवरों की मखसूस स्पीशीज़ के जानवरों की डेंसिटी कम है। अगर एक और जगह है वहाँ पर उतनी ही जगह में ज़्यादा जानवर रह रहे हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर डेंसिटी, पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है। जैसे लाहौर है वहाँ पर थोड़ी जगह में ज़्यादा इंसान रहते हैं, तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है। हमारे ठीक बोर्ड के अंदर, इलाहाबाद के अंदर ज़्यादा जगह में लाहौर की निस्बत कम इंसान रह रहे हैं, तो यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। इस तरह पॉपुलेशन प्रेशर, प्रेशर कहते हैं हम दबाव को। तो जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उससे क्या होगा बेटा, पॉपुलेशन पर जो है वो प्रेशर बढ़ेगा, या फिर कोई एबायोटिक फैक्टर होंगे उनके चेंज आने से पॉपुलेशन पर दबाव बढ़ेगा। एक जगह पर कोई जानवर रह रहा है और वो फर्क करो कि घास खा रहा है, घास कम रह गया, तो वहाँ पर उसकी पॉपुलेशन पर प्रेशर पड़ेगा जी बेटा। उसके बाद हमारा लास्ट लेवल जो है वो है कम्युनिटी। वैसे इसका लफ्ज़ मतलब माशरा होता है। कम्युनिटी से मुराद बेटा जानदारों का ग्रुप है, लेकिन ऐसे जानदार जो मुख्तलिफ स्पीशीज़ के हों, मतलब मुख्तलिफ पॉपुलेशंस के हों। तो मुख्तलिफ पॉपुलेशन के जानदार एक ही जगह पर रह रहे हों सेम प्लेस पर, और जिस जगह पर कोई जानदार रहता है वो उसका हैबिटेट भी गलत है। तो एक ही जगह पर मुख्तलिफ जो पॉपुलेशन या कह लें मुख्तलिफ स्पीशीज़ के जो जानदारों का ग्रुप होता है जो एक ही हैबिटेट या एक ही प्लेस पर रह रहे हैं, उस ग्रुप को हम कहते हैं ये क्या है, कम्युनिटी है। कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर आ जाते हैं। कम्युनिटी जो है बेटा वो डायनामिक होती है। डायनामिक से मुराद है बेटा कि इसमें चेंज आती रहती है, जिसमें एक जो है बेटा वो हो सकता है पॉपुलेशन बढ़ रही हो तो दूसरी पॉपुलेशन कम हो रही हो, अगर एक कम हो तो दूसरी क्या हो सकती है, ज़्यादा। फर्ज करो कि एक जंगल के अंदर शेर और बकरियां रह रही हैं, अगर शेरों की तादाद कम होती जाएगी, वो मरते जाएंगे, तो बकरियों की तादाद बढ़ती जाएगी। अब अगर फर्ज करो कि शेरों की तादाद बढ़ा दें तो बकरियों की तादाद क्या हो जाएगी,
कम होती जाएगी क्योंकि वो ज़्यादा बकरियों को खाएंगे। तो एक पॉपुलेशन के बढ़ने से दूसरी कम हो सकती है और एक के कम होने से दूसरी बढ़ सकती है। और इसके अलावा जो बेटा कम्युनिटी के अंदर डिस्टर्बेंस भी आ सकती है एबायोटिक फैक्टर जो हैं उनके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू एबायोटिक फैक्टर। एबायोटिक फैक्टर चेंज होने से कम्युनिटी जो होगी बेटा वो डिस्टर्ब हो सकती है। और एबायोटिक फैक्टर बेजान जो बेटा वो वामल होते हैं किसी माहौल के, और उसमें आ जाती है रोशनी आ जाती है, पानी आ जाता है, टेम्परेचर वगैरह आ जाते हैं। तो एक इलाका है जहाँ पर बहुत सर्द मौसम है लेकिन अचानक से जो टेम्परेचर चेंज हो जाए, बहुत गर्म इलाका आ जाए, तो वहाँ की जो कम्युनिटी है वो डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। जी बेटा, कम्युनिटी आगे सिंपल भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है। सिंपल जिसमें कम जो है वो स्पीशीज के जानवर होंगे, कॉम्प्लेक्स जिसमें ज़्यादा स्पीशीज के और जो ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होगी वो होगी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। जो कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है बेटा वो ज़्यादा स्टेबल होती है और जो सिंपल कम्युनिटी है वो बहुत कम स्टेबल होती है, क्योंकि सिंपल कम्युनिटी के अंदर थोड़े से ही कंपोनेंट हैं, थोड़े से ही जो वो जानदार हैं, अगर थोड़ी सी भी चेंज आई तो वो ड्रास्टिक तबाहकुन साबित होगी और वो कम्युनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन जो कम्प्लेक्स कम्युनिटी है, जैसे कि पूरे का पूरा जंगल है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत चेंज आ भी जाए तो वो सर्वाइव कर जाएगा। सिंपल कम्युनिटी की मिसाल है, फर्ज करो एक दरख्त का जो है वो लॉग है, वो उसका जो तना है वो टूट कर गिर जाता है, वहाँ पर कुछ कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया वगैरह अगर रहने लग जाते हैं तो वो एक सिंपल सी कम्युनिटी। जी बेटा, ये हमारे लेवल जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।